अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। एफएससी पार्ट 1 केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 3 जिसका नाम है गैसेस। स्टूडेंट्स, हमने केएमटी को डिस्कस किया था सबसे पहले, काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ गैसेस को। फिर उसी काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ गैसेस की मदद से हमने एक इक्वेशन डिराइव की जिसको हमने काइनेटिक गैस इक्वेशन का नाम दिया, और उसी काइनेटिक गैस इक्वेशन से हमने डिफरेंट गैस लॉज को डिराइव भी किया। स्टूडेंट्स, हमने जो केएमटी पढ़ा था उसका जो लास्ट पोस्टुलेट था काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ गैसेस का, वो पोस्टुलेट हमारे पास ये था कि जो हमारे पास काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस मॉलिक्यूल है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है टू द एब्सोल्यूट टेम्परेचर, यानी कि टेम्परेचर इन द केल्विन स्केल। अच्छा, काइनेटिक एनर्जी को अगर हम डिफाइन करें तो ये हमारे पास होती है द टाइप ऑफ एनर्जी ड्यू टू मोशन। तो मोशन की तो हमारे पास डिफरेंट टाइप्स हो सकती हैं, वाइब्रेशनल हो सकता है, रोटेशनल हो सकता है, या फिर ट्रांसलेशनल मोशन हो सकता है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये देखेंगे कि गैस के मॉलिक्यूल की जो काइनेटिक एनर्जी है जो कि टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ये असल में किस तरह के मोशन की वजह से होती है। सो स्टूडेंट्स, ये जो काइनेटिक एनर्जी है ये होती है ड्यू टू ट्रांसलेशनल मोशन, क्योंकि गैस के मॉलिक्यूल जो है इन अ स्ट्रेट लाइन मूव करते हैं, तब तक मूव करते हैं जब तक ये अपने ही जैसे मॉलिक्यूल के साथ या वॉल ऑफ कंटेनर के साथ कोलाइड ना कर जाएं। तो इस तरह का जो मोशन होता है उसको हम नाम देते हैं ट्रांसलेशनल मोशन। यानी काइनेटिक एनर्जी तो है लेकिन ड्यू टू ट्रांसलेशनल मोशन। तो इसको थोड़ा सा हम सिंबल को चेंज करके लिखेंगे। हमारे पास जो काइनेटिक एनर्जी ड्यू टू ट्रांसलेशनल मोशन है उसके लिए हम सिंबल बना रहे हैं ई के, यानी ई फॉर काइनेटिक एनर्जी एंड के फॉर ड्यू टू ट्रांसलेशनल मोशन। और अगेन ये भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ही है एब्सोल्यूट एब्सोल्यूट टेम्परेचर, यानी कि टेम्परेचर इन द केल्विन स्केल। स्टूडेंट्स, आज हमने जो टॉपिक स्टार्ट करना है ये हमारा है काइनेटिक इंटरप्रिटेशन ऑफ टेम्परेचर, यानी असल में हमने इसी पोस्टुलेट को जस्टिफाई करना है विद द हेल्प ऑफ काइनेटिक गैस इक्वेशन। तो स्टूडेंट, सबसे पहले हम अगेन स्टार्ट कर लेते हैं फ्रॉम काइनेटिक गैस इक्वेशन। तो ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं, अकॉर्डिंग टू द काइनेटिक गैस इक्वेशन, और ये हमारे पास होती है PV इज इक्वल टू 1/3 mNc बार स्क्वायर। ये हम डिटेल में इसको देख चुके हैं कि इसमें क्या चीज किसको रिप्रेजेंट कर रही है, और सारे लॉज को भी हम डिराइव कर चुके हैं विद द हेल्प ऑफ दिस काइनेटिक गैस इक्वेशन। अच्छा स्टूडेंट्स, उसके बाद हमने देखना ये है, ये जो काइनेटिक गैस इक्वेशन है जिसकी मदद से हमने काइनेटिक इंटरप्रिटेशन ऑफ टेम्परेचर करनी है। तो इसको थोड़ा सा जो है काइनेटिक इंटरप्रिटेशन करने के लिए इसमें थोड़े मैथमेटिकल स्टेप अप्लाई करेंगे, जिनमें पहला होगा बाय मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग द अबव इक्वेशन बाय 2, जैसे कि हमने बॉयल्स लॉ में भी किया था। चले, अपने समझने के पॉइंट ऑफ व्यू से हम इस इक्वेशन को नंबर 1 का नाम दे देते हैं जी। अगर हम इसकी राइट हैंड साइड को मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दें 2 से, तो इक्वेशन हो जाएगी PV इज इक्वल टू, मल्टीप्लाई करेंगे तो 2/3 हो जाएगा, इसी तरह से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 1/2 mNc बार स्क्वायर। अच्छा जी, थोड़ा सा इसको रीअरेंज कर लेते हैं। ये जो कैपिटल M है जो कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स को रिप्रेजेंट करता है, इसको हम बाहर अगर लिख लें तो ये इक्वेशन हो जाएगी PV इज इक्वल टू 2/3 कैपिटल N एंड 1/2 mc बार स्क्वायर। और स्टूडेंट्स, अगर हम इस इक्वेशन को नाम दे दें इक्वेशन नंबर 2 का। अच्छा जी, ये हमारे पास एक इक्वेशन नंबर 2 आ गई। उसके बाद हमने पढ़ा था कि हमारे पास काइनेटिक एनर्जी की भी एक वैल्यू होती है, लेकिन अभी मैंने आपको बता दिया ये सिंपल काइनेटिक एनर्जी नहीं है, ये है काइनेटिक एनर्जी ड्यू टू ट्रांसलेशनल मोशन, ये जो मैंने आपको स्टार्ट में एक्सप्लेन किया। तो अब हम काइनेटिक एनर्जी सिंपली नहीं लिखेंगे बल्कि उसकी जगह पे ई के लिखेंगे, जो कि असल में काइनेटिक एनर्जी ही है गैस के मॉलिक्यूल्स की, लेकिन ड्यू टू ट्रांसलेशनल मोशन। तो इसकी हमारे पास, चले इसको पहले हम लिख लेते हैं, अकॉर्डिंग टू काइनेटिक
एनर्जी ऑफ वन गैस मॉलिक्यूल। और अगेन वही बात जी, हम बात कर रहे हैं ड्यू टू ट्रांसलेशनल मोशन। तो ये हमारे पास हो जाएगी ई के इज इक्वल टू 1/2 एम सी बार स्क्वायर। इसको हम बॉयल्स लॉ में भी पढ़ चुके हैं, जस्ट उधर हमने ई के की जगह पे के ई सिंपल काइनेटिक एनर्जी की बात की थी। अच्छा स्टूडेंट्स, ये हमारे पास एक इक्वेशन आ गई, और ये जो हमारे पास इक्वेशन है, अगर हम इसको नाम दे दें इक्वेशन नंबर 3 का, तो ये हमारे पास बाद में हम इसका कंपैरिजन भी कर सकते हैं। अच्छा जी, अब अगर हम ध्यान से इसको देखें तो इक्वेशन नंबर 2 में जो हमारे पास हाफ एम सी बार स्क्वायर लिखा है, वो असल में इक्वेशन नंबर 2 में इक्वल है ई के, यानी कि काइनेटिक एनर्जी ड्यू टू ट्रांसलेशनल मोशन। तो इधर हम लिखेंगे बाय पुटिंग द वैल्यू ऑफ ई के फ्रॉम इक्वेशन नंबर 3 इंटू इक्वेशन नंबर 2। अच्छा जी, तो इसके रिजल्ट में हमारे पास इक्वेशन चेंज हो जाएगी। नंबर 2 पी वी इज इक्वल टू 2/3 कैपिटल एन, और साथ में ये जो सारा फैक्टर है इसकी जगह पे हमारे पास आ जाएगा ई के। अच्छा स्टूडेंट्स, अगर हम कहें कि हमारे पास जो एन है वो डेफिनेटली रिप्रेजेंट करता है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स को, और अगर हम कहें कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल जो है ये इक्वल है एवोगैड्रोस नंबर के, यानी कि फॉर 1 मोल ऑफ गैस, और अगर 1 मोल होगा किसी भी चीज का तो उसमें जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं वो असल में एवोगैड्रोस नंबर के इक्वल होते हैं, यानी कि ये हमारे पास हो जाएगा n इज इक्वल टू Na, यानी कि A फॉर एवोगैड्रोस नंबर। तो इस इक्वेशन की जगह पे हम लिख सकते हैं PV इज इक्वल टू 2/3 और n की जगह पे Na, और अगेन इसी तरह से E के हमने लिख लिया। अच्छा जी, ये हमारे पास एक इक्वेशन बन गई। अगर हम इसको नाम दे दें, ये हमारे पास नंबर 3 थी, तो ये हो जाएगी इक्वेशन नंबर 4। अच्छा जी, उसके बाद हमने पढ़ा था जनरल गैस इक्वेशन। अगर हम लिख ले इधर अकॉर्डिंग टू जनरल गैस इक्वेशन, और ये हमारे पास होगी सिर्फ और सिर्फ फॉर 1 मोल ऑफ गैस, यानी कि जनरल गैस इक्वेशन हमने सिर्फ 1 मोल ऑफ गैस के लिए लिखनी है। तो जो n की वैल्यू है वो 1 हो जाएगी, और अगेन हमारे पास इक्वेशन जो होगी PV इज इक्वल टू RT हो जाएगी। अगर ये हमारे पास जनरल फॉर्म में होती, जो है 1 मोल के लिए ना होती, 1 से ज्यादा मोल्स के लिए होती, तो फिर ये होनी थी PV इज इक्वल टू nRT। अच्छा जी, अगर हम इसको नाम दे दें इक्वेशन नंबर 5 का, अब हम क्या करेंगे, ये जो इक्वेशन नंबर 4 है और ये जो अभी हमने इक्वेशन नंबर 5 लिखी, इनको हम कंपेयर कर दें अगर, यानी कि बाय कंपेयरिंग द इक्वेशन बोथ इक्वेशन, यानी कि इक्वेशन नंबर 4 एंड 5। अच्छा जी, इसके रिजल्ट में हमारे पास PV की जगह पे RT आ जाएगा, यानी कि RT इज इक्वल टू 2/3 Na एंड EK। अच्छा जी, ये जो इक्वेशन है अगर हम इसको थोड़ा सा रीअरेंज कर दें, ये जो हमारे पास काइनेटिक एनर्जी ड्यू टू ट्रांसलेशनल मोशन है, जिसको हमने EK से रिप्रेजेंट किया है, इसको अगर हम बाहर लिख लें तो ये हो जाएगा EK इज इक्वल टू 3R ओवर 2Na, और T को अगर हम अलग से मल्टीप्लाई में लिखें तो इस तरह से भी हम लिख सकते हैं। स्टूडेंट्स, ये जो हमारे पास फैक्टर है T के अलावा, ये जो सारे का सारा फैक्टर है, जिसमें हमारे पास 3 है जो कि कांस्टेंट वैल्यू है, R जनरल गैस कांस्टेंट है हमारे पास, इसी तरह 2 भी कांस्टेंट है, और Na ये भी हमारे पास नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कांस्टेंट है, क्योंकि A का मतलब है एवोगैड्रोस नंबर, जो कि एक फिक्स वैल्यू होती है। इसका मतलब ये हुआ, ये जो हमारे पास सारे का सारा फैक्टर होगा ये असल में इक्वल है कांस्टेंट के। तो इसकी जगह पे अगर हम कांस्टेंट लिख लें तो ये हो जाएगा EK इज इक्वल टू कांस्टेंट एंड मल्टीप्लाई बाय T। क्लास उसी तरह से सेम जैसे हम पहले भी पढ़ चुके हैं, अगर हमने साइन ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी को खत्म करना हो तो हम कांस्टेंट लगाते हैं, इसमें रिवर्स हो जाएगा।
अगर हमने कांस्टेंट को खत्म करना है तो इधर आ जाएगा साइन ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी और ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा टेम्परेचर के। यानी कि जो फाइनल इक्वेशन हमारे पास आई उसमें जो ई के है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टी यानी कि एब्सोल्यूट टेम्परेचर के, और ये वही इक्वेशन आ गई जो मैंने आपको स्टार्ट में भी बता दिया था। यानी हमने जस्टिफाई कर दिया कि काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ गैसेस, जिसको हम केएमटी का नाम भी देते हैं, जिसका लास्ट पोस्टुलेट था कि काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस मॉलिक्यूल ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है एब्सोल्यूट टेम्परेचर के। इसको हमने जस्टिफाई कर दिया विद द हेल्प ऑफ काइनेटिक गैस इक्वेशन। सो स्टूडेंट्स, ये टॉपिक हमारा कंप्लीट हो गया और इसी से रिलेटेड चंद एक और पॉइंट्स हैं, उनको भी हमने समझना है। जैसे कि पहले नंबर पे हमारे पास होगा फ्लो ऑफ हीट। ये हमारे पास एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से या फिर शॉर्ट क्वेश्चन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट चंद एक पॉइंट्स मैं आपको बता रहा हूं। फ्लो ऑफ हीट यानी कि हीट किस तरह से फ्लो करती है एक हॉटर बॉडी से एक कोल्डर बॉडी की तरफ। तो इसको समझने के लिए एक सिंपल सा जो है ना, मैं आपको एक डायग्राम सिंपल सा जो है एक स्केच की मदद से एक्सप्लेन करता हूं। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास ये 2 बॉडीज हैं। एक हमारे पास जो है वो है हॉट बॉडी यानी इसका टेम्परेचर ज्यादा है। अच्छा जी, और नंबर सेकंड जो है ये हमारे पास कोल्ड बॉडी है, कोई सब्सटेंस है जिसका टेम्परेचर पहले वाले की निस्बत कम है। तो जब ये दोनों आपस में कोलाइड करेंगे तो कोलाइड होने के रिजल्ट में हमेशा एनर्जी ज्यादा से कम की तरफ मूव करती है। तो ये जो हार्टर बॉडी होगी ये टेम्परेचर जो है इसको ट्रांसफर करेगी, हीट को ट्रांसफर करेगी टुवर्ड्स द कोल्डर बॉडी, और ये तब तक ये काम करती रहेगी यानी ट्रांसफर ऑफ हीट करती रहेगी जब तक दोनों का टेम्परेचर सेम ना हो जाए। यानी इसके रिजल्ट में जब ये दोनों आपस में कोलाइड करेंगी तो कोलाइड करने के बाद जो हमारे पास ये 2 बॉडीज होंगी, इन दोनों बॉडीज का जो टेम्परेचर है वो फिर सेम हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा, और तब तक ये आपस में कोलाइड करती रहेंगी जब तक टेम्परेचर सेम नहीं हो जाता। तो ये हो जाएगा जी सेम टेम्परेचर। यानी ये सिंपल सा हमारे पास रूल होता है। अगर एक ज्यादा टेम्परेचर और एक कम टेम्परेचर वाली 2 बॉडीज हैं आपस में कोलाइड कर रही हैं तो वो तब तक आपस में एनर्जी का ट्रांसफर करती रहेंगी जब तक दोनों का टेम्परेचर सेम ना हो जाए। जैसे कि हमारे पास एक एग्जांपल है, अगर हमारे पास किसी टब के अंदर या किसी बर्तन के अंदर हमने जो है हॉट वाटर को रखा हुआ है और उसमें हम ऐड कर दें कोल्ड वाटर को, तो वो तब तक एनर्जी का ट्रांसफर होता रहेगा जब तक सारे के सारे पानी का टेम्परेचर सेम ना हो जाए। ये सिंपल एक एग्जांपल होगी। अच्छा जी, उसके बाद नेक्स्ट जो हमने इसी टॉपिक से किसी हद तक रिलेटेड जो हमने चीज स्टडी करनी है, अगेन फॉर शॉर्ट क्वेश्चन और एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू, ये हमारे पास है जी काइनेटिक एनर्जी एंड टेम्परेचर। अच्छा जी, इसमें अब हम देखेंगे गैसेस की तो हमने बात कर ली, तो हमारे पास जो मैटर है इन द फॉर्म ऑफ लिक्विड भी हो सकता है, सॉलिड भी हो सकता है, तो जरा उसको भी हम जो है ना स्टडी करके देखते हैं। इधर हमने कह दिया अगर हमारे पास होंगी इन केस ऑफ गैसेस और लिक्विड्स, अगर हमारे पास गैसेस होंगी या लिक्विड्स होंगे तो इनके जो पार्टिकल्स होते हैं ये मूव कर सकते हैं एक जगह से दूसरी जगह। तो अगर हम इनका टेम्परेचर ज्यादा कर देंगे तो इनका टेम्परेचर जो है, इनका टेम्परेचर राइज करने से जो चीज इंक्रीज हो रही है वो इनकी हो रही है ट्रांसलेशनल मोशन, या फिर आप कह सकते हैं काइनेटिक एनर्जी ड्यू टू ट्रांसलेशनल मोशन। यानी कि इन सिंपल हम कहेंगे अगर हम सॉलिड्स या लिक्विड्स का टेम्परेचर ज्यादा करेंगे तो इनके दरमियान जो मॉलिक्यूल का ट्रांसलेशनल मोशन है वो ज्यादा होता जाएगा, या इन सिंपल इनकी काइनेटिक एनर्जी में जो इजाफा होगा ये होगा ड्यू टू ट्रांसलेशनल मोशन। सेम इसी तरह से अगर हम गैसेस और लिक्विड के अलावा बात कर लें सॉलिड्स की, तो सॉलिड के पार्टिकल क्योंकि एक जगह से दूसरी जगह मूव नहीं कर सकते, तो इनमें अगर हम टेम्परेचर को ज्यादा करेंगे तो ये जो टेम्परेचर है ये जो चेंज काज करेगा यानी जिस मोशन को इंक्रीज करेगा वो असल में ट्रांसलेशनल नहीं होगा बल्कि वाइब्रेशनल मोशन होगा। यानी हम कह सकते हैं लिक्विड्स और सॉलिड्स में टेम्परेचर जो है वो ट्रांसलेशनल मोशन की वजह से काइनेटिक को इंक्रीज कर रहा है, और सॉलिड्स में टेम्परेचर जो है ये वाइब्रेशनल मोशन की वजह से काइनेटिक एनर्जी को इंक्रीज कर रहा है। अच्छा जी, लास्ट पे जाके हमने देखना है एक शॉर्ट क्वेश्चन के लिए
ये हमारे पास होगा जो है एक्सप्लेनेशन ऑफ एब्सोल्यूट जीरो, जो कि हम पहले भी पढ़ चुके हैं। एक्सप्लेनेशन ऑफ एब्सोल्यूट जीरो। स्टूडेंट्स हम जो है स्टार्ट में बिल्कुल चार्ल्स लॉ के बाद एब्सोल्यूट जीरो को डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं, और हमने कहा था एब्सोल्यूट जीरो जो हमारे पास है ये असल में होता है 0 केल्विन, या फिर अगर हम इसको सेंटीग्रेड में लिखना चाहें तो इसकी वैल्यू होती है -273.16 सेंटीग्रेड। ये हमारे पास एब्सोल्यूट जीरो की वैल्यू होगी। अच्छा स्टूडेंट्स, अभी हमने जस्टिफाई करना है, जैसे हम पहले भी पढ़ चुके हैं, ये हमारे पास लोएस्ट पॉसिबल टेम्परेचर है जिसपे गैस के मॉलिक्यूल जो है उनका जो मोशन होता है, जो काइनेटिक एनर्जी है वो बिल्कुल सीज हो जाती है, स्टॉप हो जाती है। और हम इसी फार्मूला की मदद से जस्टिफाई करेंगे जो हमने इधर जो है फार्मूला बनाया भी, यानी कि हमारे पास गैस के मॉलिक्यूल्स की जो काइनेटिक एनर्जी ड्यू टू ट्रांसलेशनल मोशन है ये इक्वल थी 3R ओवर 2NA एंड मल्टीप्लाई बाय T। लेकिन हम कह रहे हैं अगर टेम्परेचर हमारे पास इक्वल हो जाए 0 केल्विन के, यानी कि इस T की जगह पे अगर हम 0 लिख दें तो ये सारे का सारा जो फैक्टर है 0 से मल्टीप्लाई होगा, और 0 से मल्टीप्लाई होने के बाद ये सारे का सारा जो फैक्टर है ये भी इक्वल टू 0 ही हो जाएगा। यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास एब्सोल्यूट जीरो पे असल में क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स ड्यू टू ट्रांसलेशनल मोशन ये इक्वल टू 0 हो जाती है। ये हमने इस तरह से एब्सोल्यूट जीरो को भी एक्सप्लेन कर दिया विद द हेल्प ऑफ टेम्परेचर। और यही हमने पढ़ा था कि इस टेम्परेचर अगर एब्सोल्यूट जीरो के इक्वल हो जाए तो गैस के मॉलिक्यूल की जो मूवमेंट है, जो मोशन है, जो काइनेटिक एनर्जी है वो सीज हो जाती है। अच्छा, ये जो है हमारे पास एब्सोल्यूट जीरो जिसको हम 0 केल्विन या -273.16 डिग्री सेंटीग्रेड का नाम देते हैं, ये हमारे पास अनअटेनेबल है, यानी अभी तक हम इस टेम्परेचर को अचीव नहीं कर पाए। अभी तक जो लोएस्ट टेम्परेचर अचीव किया जा सका है, ये भी अगेन एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, ये हमारे पास है, ये केल्विन्स में हमारे पास है 10 टू रेज पावर जो है -5 केल्विन। तो इसका मतलब ये हुआ कि इतना ज्यादा लो टेम्परेचर अचीव नहीं किया जा सकता जो कि इक्वल हो जाए 10 जो है 0 केल्विन के। अभी तक हम 10 टू रेज पावर -5 तक जो है लोएस्ट टेम्परेचर को अचीव कर चुके हैं। सो स्टूडेंट्स, ये स्टार्ट में जो डेरिवेशन थी ये हमारे पास जो है एक लॉन्ग क्वेश्चन टाइप है, थोड़ा डिटेल में हमने इसको डिस्कस किया, और बाकी ये जो फ्लो ऑफ हीट, काइनेटिक एनर्जी और टेम्परेचर का रिलेशन गैसेस, लिक्विड और सॉलिड्स में, ये अलग से एमसीक्यूज या शॉर्ट क्वेश्चन के लिए, और लास्ट में अगेन एक्सप्लेनेशन ऑफ एब्सोल्यूट जीरो, ये भी अगेन हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन और एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। सो स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हमने KMT यानी कि काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ गैसेस जो कि हमने स्टार्ट की थी उसको हमने जो है वाइंड अप कर लिया, कंप्लीट कर दिया। नेक्स्ट इंशाल्लाह हम एक नए लेक्चर के साथ इसको डिस्कस करेंगे। ओके जी स्टूडेंट्स, थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज़।